आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बात सपाट में मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और बात सपाट जैसा कि इसका नाम है कि हम इस पे बिल्कुल सीधी बात करते हैं और बताते हैं आपको कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजनीतिक लिहाज से, खबरों के लिहाज से क्या कुछ चल रहा है और उन खबरों के पीछे की असली खबर क्या है और उसकी बारीकी से उसका विश्लेषण करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो खबर दिख रही है उसके पीछे का सच ये है, उसका प्रभाव ये है और आने वाले समय में इससे ये चीजें जुड़ती है। तो इस विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि इस बार एक बड़ा अपडेट हुआ है। अपडेट ये हुआ है पिछले एक हफ्ते में कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और पहली सूची जारी करने के बाद अब सियासी गलियारों में इसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और इन चर्चाओं के पीछे चर्चाएं कई तरह की हो रही है। ऐसे में इन टिकटों के नामों के आगे किस तरह की रणनीति तय होने वाली है, आगे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बात सपाट में आज हम इसी पर बात करेंगे। तो बात सपाट की जो कोशिश है वो यही है कि आपको सीधी बात बताए, बिना घुमाए, बिना यहां वहां की बातें करे, बिना लॉन्ग लपेट करे, सीधे आपको हम विषय पर ले आते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी हम फिर से एक बार विषय पर आते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में टिकटों का जो बंटवारा हुआ है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ IANS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सनी जी। और जिस तरह से जो सूची जारी हुई है, एकाएक की सूची आई, क्योंकि इसके पहले लग ये रहा था छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक कदम आगे है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सूची आती है और सबको चौंका देती है। 21 नाम आते हैं। उधर मध्य प्रदेश में तैयारी चल रही थी और मध्य प्रदेश में जिस तरह से नाम सामने आए वो भी डराने चौंकाने वाले थे कि एकाएक के नाम आ गए। कई लोगों के इसमें जो चेहरे पुराने थे उनको रिप्लेस किया गया, कई नयों को मौका दिया गया। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखें समझे तो ये जो सूची जारी हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई और 1980 से लेकर आज 2023 43 साल हो गए। इसमें पहली बार मौका है जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही इतने बड़े स्तर पर किसी प्रदेश में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, चाहे वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो चाहे वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। तो इसको सामान्य घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता। अभी 2 दिन पूर्व ही हम ग्वालियर में थे, जहां पर मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ में थे। उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इसको नवाचार के तौर पर देखना चाहिए। तो नवाचार के तौर पर देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सनी जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव लड़ रही है वो स्थानीय नेतृत्व के भरोसे नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे लड़ रही है। और केंद्रीय नेतृत्व में भी जो इसका नेतृत्व दे रहे हैं वो अमित शाह दे रहे हैं, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्हें भारतीय राजनीति में आजकल चाणक्य के संज्ञा दी जाती है। उन्होंने सीधे तौर पर इन दोनों राज्यों में चुनाव की कमान संभाली हुई है। तो अगर अमित शाह है तो कुछ तो नया होगा ना। तो नया हो गया। ऐलान मध्य प्रदेश में कांग्रेस का था। कांग्रेस ने कहा था कि हम प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी कर देंगे। अगस्त महीने में ही वो जारी करने वाले थे। दिग्विजय सिंह 67 सीटों पे घूम रहे थे, वो सीटें जो कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं पा रही थी। तो ये बात कही गई थी कि इनके लिए हम प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। उनका ऐलान धरा रह गया और भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर भी दिया। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह बात सहजता से सभी की जुबान पर है कि भाजपा वैसी कोशिश करती नहीं दिख रही सत्ता में वापसी के लिए जैसी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को करनी चाहिए, वो भी भाजपा को, जिसके पास एक सुव्यवस्थित संगठन है। उसके मुकाबले कांग्रेस की तैयारियां कहीं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। पर इस एक ऐलान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में यह माहौल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली कि नहीं हमारी भी तैयारी है। ये देखो, हमने 21 प्रत्याशी घोषित भी कर दिए। 90 में से 90 में से 21 प्रत्याशी घोषित किए हैं और वो परंपरागत प्रत्याशी नहीं है। उनके संदर्भ में एक सामान्य तौर पर प्रतिक्रिया यही आई है राजनीतिक हलकों में कि भारतीय जनता पार्टी ने अध्ययन मनन चिंतन के बाद एक ठीक ठाक सूची जारी की है। तो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और यह बताता है कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं उसमें किसी के लिए भी कैटवॉक नहीं होने वाला है। एक ठीक ठाक मुकाबला देखने को मिलेगा, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, जहां पर कांग्रेस भाजपा के मुकाबले बहुत अधिक बढ़त पर है। पर इस सूची के साथ में उम्मीद जगी है कि भाजपा भी कुछ ना कुछ लड़ लेगी।
बिल्कुल, लेकिन ये जो सूची आई है उसमें हमने देखा कि महिलाओं को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि चाहे रामसेवक पैकरा जी की बात की जाए या फिर जिस तरह से खरसिया से पिछली बार ओपी जी को जो टिकट दिया गया था उनकी बात हो, या फिर कोई और पुराने चेहरे की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये जो पुराने नाम है उनको इस बार मौका नहीं दिया गया है और उनके बदले नए लोगों को मौका दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कितना बैलेंस इस सूची को आप देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर किसी नियम कायदे कानून के तहत ये सूची नहीं आई है। ये सूची केवल जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखकर लाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही जो सूची घोषित की है उसमें अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में भी कोई संकोच नहीं किया है। उसने ये स्वीकारने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं की है कि हमसे पिछली बार गलती हो गई। यही कारण है, जैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो पिछली बार राम विचार नेता रामानुजगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी ने उनकी इच्छा को दरकिनार करते हुए मैदान में नहीं उतारा और रामानुजगंज में बृहस्पति सिंह एक बेहद ठीक ठाक अंतर के साथ चुनाव जीते। यह आक्षेप भी रामविचार नेताम पर रहे कि उन्होंने चुनाव में सहयोग नहीं किया। ऐसा लोग मानते थे कि इस आक्षेप के बाद में रामविचार नेताम का राजनीतिक जीवन समाप्त है। रामविचार नेताम पहले राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे, फिर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। के संदर्भ में यह माना जा रहा था, उनसे सारे पद भी ले लिए गए थे। लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं भाजपा को यह समझ में आई कि रामविचार नेताम के संदर्भ में यह आक्षेप एक तरफ और जमीनी सच्चाई एक तरफ यह है कि अगर बृहस्पति सिंह को कोई चुनौती दे सकता है तो उसका नाम रामविचार नेताम है। तो पार्टी ने रामविचार नेताम को प्रत्याशी बना दिया। आपने चौंकाने वाली बात कही ओपी चौधरी के संदर्भ में। ओपी चौधरी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, 2005 बैच के अच्छे अधिकारी के तौर पर गिना जाता था। खरसिया, जिससे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जीत नहीं पाई या कभी नहीं जीत पाई, उसे जीतने की मंशा के साथ इस्तीफा दिलाकर उन्हें मैदान में उतारा। उन्होंने कड़ा मुकाबला किया लेकिन चुनाव में जीतने में सफल नहीं हुए। पर ओपी चौधरी ने पिछले 5 साल में अपने आप को जमीनी स्तर पर एक मेहनती कार्यकर्ता और संभावनाशील नेता के रूप में प्रस्तुत करने में कामयाबी हासिल की। यह फैसला लेने में उसने कोई झिझकाहट नहीं दिखाई कि भाई हमने ओपी चौधरी को तो खरसिया जीतने के लिए लाए थे, तो खरसिया से ओपी चौधरी लड़े। पार्टी को समझ में आया कड़ा मुकाबला, एक नेता को खत्म नहीं करना है जो ठीक ठाक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, तो ओपी चौधरी को वहां पर प्रत्याशी न बना के महेश साहू को मैदान में उतार दिया। आशय ये कि पार्टी जमीनी हकीकत से कटे बगैर फैसले लेने का साहस कर रही है और उसमें इस बात की चिंता नहीं कर रही कि लोग क्या कहेंगे। पार्टी इस बात की चिंता कर रही है कि भैया हम चुनाव कैसे जीतेंगे। तो चाहे बस्तर के संदर्भ में फैसला हो, चाहे राजनांदगांव के क्षेत्र के संदर्भ में फैसला हो, चाहे रायगढ़ इलाके के संदर्भ में फैसला हो, हर जगह के संदर्भ में सूची में नाम है। सूची में एक तरफा नाम नहीं है। सरगुजा से बुरी तरीके से हारे थे। आप देखिए सरगुजा में लगभग तमाम सीटों पर प्रत्याशी दे दिए गए, राजनांदगांव क्षेत्र में प्रत्याशी दे दिए गए, बस्तर के इलाके में प्रत्याशी दे दिए गए। चाहे वो छन्नी साहू के खिलाफ मैदान में उतारने की बात हो या आप सरगुजा क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो 5-5 सीटों पर, प्रेमनगर जैसी सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिए। सामान्य सीटों पर भी आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को उतारने से बीजेपी ने गुरेज नहीं किया। इसलिए गुरेज नहीं किया कि पार्टी की मंशा है कि जो दमखम वाला प्रत्याशी हो उसे मैदान में उतारा जाए। सरला कोसरिया का नाम हर बार महासमुंद जिले में प्रत्याशी के तौर पर चर्चाओं में रहता था, पर टिकट नहीं मिलता था। एक अच्छी उम्मीदवार है, इस बार उन्हें मैदान में उतार दिया। तो कुल मिलाकर भाजपा ने यह जाहिर किया सूची से कि जमीनी स्तर पर वह फीडबैक के आधार पर फैसले ले रही है, ना कि किसी नेता विशेष की अनुकंपा के आधार पर टिकट ले रही है या नाराजगी में टिकट काट रही है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में एक नाम और जो हम शायद छोड़ रहे हैं, जो कि पाटन सीट से है, विजय बघेल जी का नाम, जो एक ऐसा नाम मुझे लगता है कि जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि ये जो नाम आया है सामने, ये कहीं ना कहीं उस उम्मीद से आया जो कि पिछली बार के चुनाव में जो वोटों का अंतर कम रह गया था, उसकी वजह से पार्टी को शायद ये लगा हो कि इस बार अगर हम उनको उतारते तो एक कड़ा मुकाबला हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा कि पार्टी के द्वारा अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के संदर्भ में कोई संकोच नहीं किया जा रहा है। सनी जी, विजय बघेल पिछली बार भी पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में उतरना चाहते थे। विजय बघेल ने 2008 में भूपेश बघेल जैसे कद्दावर नेता को शिकस्त देकर विधानसभा में दाखिल भी लिया था, लेकिन 2013 के चुनाव में विजय बघेल को हराकर भूपेश बघेल एक बार फिर विधानसभा में पहुंचे। तो 2018 में पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया। पार्टी ने उनके स्थान पर बाहर से मोतीलाल साहू को लाकर मैदान में उतारा और मोतीलाल साहू बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे। और उसके 6 महीने बाद ही जब लोकसभा चुनाव हुए तो विजय बघेल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों के अंतर से सांसद बनकर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर पार्टी ये समझ पाई है कि आज तो भूपेश बघेल का कद बहुत बड़ा हो गया है।
भूपेश बघेल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर ही याद किए जाएंगे, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत के साथ वो सरकार लाए और सफलतापूर्वक उन्होंने सरकार को 5 साल चला भी लिया। तो उन विजय बघेल को कौन चुनौती दे सकता है? तो उसके संदर्भ में भूपेश बघेल को चुनौती देने के लिए विजय बघेल ही अंतिम और पहले विकल्प के तौर पर देखे गए। तो उन्हें प्रत्याशी बनाने में पार्टी ने गुरेज नहीं किया। पार्टी इस सिद्धांत पर नहीं रही कि सांसदों को हम टिकट नहीं देंगे। भाई अगर सांसद विधानसभा का टिकट पाकर कहीं जीत सकता है या चुनौती दे सकता है तो उसे मैदान में उतारा जाए। तो विजय बघेल, जिनको 2018 में पार्टी ने प्रत्याशी बनाने लायक नहीं समझा था, उन्हीं विजय बघेल को पार्टी ने बिना किसी संकोच के प्रत्याशी 2 महीने पहले घोषित कर दिया, आचार संहिता लगने के। तो इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी गलतियों से कहीं ना कहीं सबक ले रही है, या हमें यह महसूस करना चाहिए कि अमित शाह और बाकी का अंतर क्या है। यह जताता है कि अमित शाह होने के मायने क्या है। अमित शाह के ध्यान में केवल और केवल जीत है, चुनौती है। तो उस जीत को हासिल करने के लिए, मैदान में कड़ी चुनौती देने के लिए हर वो फैसला लिया जा रहा है जिसके संदर्भ में ये मान सकते थे हम कि अरे भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल। और ये जो चौंकाने वाले जो फैसले हैं वाकई में ये बहुत ही सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और मध्य प्रदेश की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हाल फिलहाल में आपको भी याद होगा सर कि जिस तरह से 5-6 दौरे हुए अमित शाह जी के, कहीं ना कहीं एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि इतने बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में पहले से ही मौजूद है, उसके बावजूद भी केंद्र को अपने हाथ में कमान लेनी पड़ रही। तो ऐसे में एक दूसरा संदेश ये जाता है कि जो विश्वास की कमी है या समन्वय की जो कमी है आपस में, वो दिखाई देती है। देखिए, विश्वास की कमी नहीं है, चुनौती को या जमीनी सच्चाई को स्वीकारने वाली बात के तौर पर हमें इसे देखना चाहिए। भाई 167 सीटें हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की 2013 में, और 2018 में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के होते हुए भी मध्य प्रदेश में पार्टी स्पष्ट बहुमत पाने से चूक गई। आम चुनाव में पार्टी को 109 सीटें मिली। आप इस बात पर संतोष कर सकते हैं कि बहुमत 116 चाहिए था, हमारे पास 109 आई, कुल 6 या 7 सीटें तो कम रही, पर पार्टी 167 से 109 पे पहुंची। तो इस विफलता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को गंभीरता से ले रहा है, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इसलिए 39 सीटों पर जो प्रत्याशी आए हैं उनमें भी वही सिद्धांत लागू होता है जो सिद्धांत हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बता रहे हैं। 39 सीटें हैं। अब ललिता यादव को आप उदाहरण के तौर पर लीजिए। ललिता यादव छतरपुर की नेता है, उस छतरपुर संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखती है जहां से मध्य प्रदेश विधानसभा के अंतर्गत कई सीटें आती हैं, जहां के सांसद के तौर पर वीडी शर्मा है और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उस छतरपुर में पिछली बार ललिता यादव को जीती हुई सीट होने के बावजूद भी बड़ा मलहरा भेज दिया गया, और बड़ा मलहरा में ललिता यादव 18,000 वोटों से चुनाव हार गए। पार्टी को समझ में आया कि यह परिवर्तन गलत हो गया। जो ललिता यादव लगातार छतरपुर से जीत रही थी, उनको बड़ा मलहरा भेजने का प्रयोग गलत हुआ। पार्टी ने सुधार कर लिया। पार्टी चाहती तो जिद करती, कभी भी बड़ा मलहरा से लड़ाएंगे, भले ही हम वहां के जीते हुए आदमी को आप भाजपा का हिस्सा बना लिए या ना भी देते। लेकिन पार्टी ने अर्चना सिंह के मुकाबले ललिता यादव पर भरोसा जताया और उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो कहने का आशय है कि पार्टी ने पिछली बार जो परिवर्तन किए थे उन परिवर्तन को सुधारने में भी गुरेज नहीं किया है। महाराजपुर सीट के संदर्भ में भी ऐसे ही फैसला लिया गया है। अन्य सीटों, गुन्नौर के संदर्भ में ऐसे ही फैसला लिया गया। जो पार्टी पिछला चुनाव हार गई, उस सीट पर पुनः उस प्रत्याशी को उतारने के संदर्भ में भी पार्टी को गुरेज नहीं है। कहने का आशय यह है सनी कि आप अगर देखें तो जैसा ये माना जाता है ना कि अगर बड़े अंतर से आप चुनाव हार गए हैं तो पार्टी टिकट नहीं देगी, आप 2 बार चुनाव हार गए हैं तो पार्टी टिकट नहीं देगी, अगर आप चुनाव के संदर्भ में पिछले लगातार 2 चुनाव हार गए तो टिकट नहीं देगी। पार्टी ने ऐसे किसी भी नियम, कायदे, कानून के प्रति आग्रह नहीं किया। 75 साल की बात होती थी, 70 साल की बात होती थी। अब ईसागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को प्रत्याशी बनाया है। जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को भूपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर प्रत्याशी बनाया। भूपेंद्र द्विवेदी पिछला चुनाव मात्र 4,000 वोटों से हारे थे। इसके बावजूद भी 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को इसलिए मैदान में उतार दिया गया क्योंकि पार्टी को जातिगत समीकरण के हिसाब से किसी रघुवंशी को मैदान में उतारना था। कोलारस से वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट खतरे में है, इसलिए जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को उतार कर उस संतुलन को साधने की कोशिश की है। लाल सिंह आर्य, जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह पिछला 2018 का चुनाव हार गए। रणवीर जाटव जीते थे। सिंधिया जी के साथ में रणवीर जाटव भी मैदान में आए, पर रणवीर जाटव उपचुनाव हार गए। तो सिंधिया समर्थक होने के बावजूद भी पार्टी ने उनका टिकट काटने में गुरेज नहीं किया है
और डॉक्टर लाल सिंह आर्य को फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी ने संदेश दे दिया कि सिंधिया के साथ जितने लोग आए थे उनके संदर्भ में हमारी वचनबद्धता इसी विधानसभा तक है। 2023 के चुनाव में अगर सिंधिया समर्थक ये मान रहे हैं कि हमारे टिकट सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है। जो व्यवहार भाजपा के बाकी नेता कार्यकर्ता के साथ रहेगा, वही व्यवहार सिंधिया समर्थक भाजपाइयों के साथ भी रहेगा। जीत प्राथमिकता में रहेगी, जो जीतने लायक होगा उसी को टिकट मिलेगी। रणवीर जाटव का टिकट कटना सिंधिया समर्थकों को स्पष्ट संदेश है, चाहे आप जीते हो या हारे हो, टिकट तभी मिलेगा जब आप जीत पाएंगे। और ये उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो सुमावली से एंदल सिंह कंसाना को टिकट देने में पार्टी ने संकोच नहीं किया। एंदल सिंह कंसाना सुमावली से एक बार फिर प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि वह उपचुनाव में अजब सिंह कुशवाहा के मुकाबले बुरी तरीके से हारे। पर फिर भी जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास सुमावली क्षेत्र में एंदल सिंह के मुकाबले और कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है। तो पार्टी ने उसे टिकट दे दिया, लेकिन रणवीर जाटव का काट दिया। तो कहने का आशय ये कि जहां पर पार्टी को सबसे बेहतर उम्मीदवार दिख रहा है, पार्टी उसे टिकट देना चाहती है, ना कि उसकी व्यक्तिगत निष्ठा किस नेता के साथ में है या नेता की पसंद क्या है, इसे महत्व देना चाहती है। उदाहरण के तौर पर एक और बात कहता हूं, प्रहलाद पटेल प्रदेश की राजनीति से लगभग खारिज बताए जाते हैं, पर प्रहलाद पटेल की इच्छा के अनुरूप या पसंद के अनुरूप लोगों को टिकट मिला है, जिनकी पहचान प्रहलाद पटेल के समर्थक के तौर पर है। लेकिन उनको टिकट इसलिए नहीं मिला कि प्रहलाद पटेल के समर्थक है, टिकट उनको इसलिए मिला है क्योंकि जमीनी स्तर पर वही सबसे सफल होते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे वो गोटे गांव के संदर्भ में हो, चाहे अन्य क्षेत्र के संदर्भ में हो। तो बहुत ही माइक्रो जो मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं उसको ध्यान में रखा गया है। पूरी तरीके के तमाम जो समीकरण है उनको बिठाते हुए टिकटों का वितरण किया गया। लेकिन मेरा अगला सवाल यही है कि जातिगत समीकरणों की जब बात आती है तो पिछली बार हमने देखा था कि आदिवासी वोट बैंक जो था वो कांग्रेस की तरफ चला गया था, और इस बार सरकार ने न सिर्फ आदिवासियों के लिए छुट्टियों की घोषणा की, उनके पर्वों पर कई सारे बड़े बड़े आयोजन भी कराए गए। क्या इन बातों को लेकर एक गहरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? इसको आप कैसे जोड़कर देखते हैं दोनों ही दलों के साथ में? देखिए, आदिवासी लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो आप 2 महीने बाद सूची घोषित कर दोगे तो भी वो आकलन किया जाएगा, या अभी घोषित करोगे। अभी अगर हम बातचीत कर रहे हैं इस सूची के संदर्भ में, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इस सूची का प्रभाव क्या पड़ेगा। हम इस पर थोड़ा और जाते हैं। जी, प्राथमिक तौर पर तो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुकाबले बढ़त बना ली, क्योंकि कांग्रेस तो अभी सूची तैयार करने की सीमा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें तो अभी तो फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। 30 तारीख तक तो ब्लॉक अध्यक्षों के पास ही फॉर्म भरे जाएंगे, 30 तारीख के बाद में फिर जाके जिला स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर के समीक्षा हो गए प्रदेश स्तर पर, प्रदेश स्तर के बाद केंद्रीय स्तर पर, तब उम्मीदवार घोषित होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हद से हद भी कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए, तो जैसी तारीख कुमारी शैलजा जी के हवाले से बताई जा रही है 6 सितंबर को पहली सूची आएगी, तो भी वह भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 20 दिन बाद होगी। बिल्कुल, तो इतनी बढ़त तो हो गई। लेकिन जितना हम लोग चुनाव को देखते समझते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशी के लिए बहुत भारी पड़ता है चुनाव प्रचार के लिए एक एक दिन। वो टिकट मिल गया है, उसके 100, 200, 500 कार्यकर्ताओं के घर में खाना बनना बंद हो जाता है। अब उन नेताजी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने उस कार्यकर्ता के खाने पीने सबका प्रबंध करें। तो इतना महंगा चुनाव क्या ये प्रत्याशी लड़ पाएंगे? और क्या ये प्रत्याशी अपने दमखम पर लड़ेंगे, या पार्टी ने अगर 2 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं तो इस 2 महीने के दौरान जो उसका खर्चा वर्चा होना है उसकी जिम्मेदारी भी पार्टी उठाएगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चुनाव इतना आसान विषय नहीं होता है। आज चुनाव आयोग के निर्धारित मापदंड में जो खर्च होना है वो अलग, और जमीनी हकीकत में जो खर्च होता है वो अलग। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी खर्च की जो बात है तो चुनाव आयोग तो तब से हिसाब लेता है जब से आप नामांकन फॉर्म भरकर उम्मीदवार घोषित होते हैं। लेकिन पार्टी ने तो घोषित कर दिया, 2 महीने पहले घोषित कर दिया कि 2.5 महीने पहले घोषित कर दिया, क्योंकि तकरीबन जनवरी तक का वक्त है विधानसभा के गठन के लिए। आचार संहिता कब लगती है? तो अब जो इतनी लंबी अवधि है, इतनी लंबी अवधि तक चुनाव प्रचार प्रत्याशी कैसे कर पाएंगे? और ये चुनाव प्रचार वाकई पार्टी और प्रत्याशी के लिए मददगार रहेगा या गले की फांस बन जाएगा? क्योंकि लोगों को विकल्प मिल रहा है ना भाई, जिन जिन सीटों पर आपने उम्मीदवार घोषित कर दिए उनमें टिकट की चाह रखने वालों के पास में ये विकल्प खोजने के लिए अब पर्याप्त समय है कि वो कांग्रेस में, बसपा में, सपा में, जोगी कांग्रेस में, इन सब में अपनी संभावनाएं देखें। तो कुल मिलाकर प्रयोग हुआ है, नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार नवाचार हुआ है, पर यह नवाचार सफल होगा या विफल होगा इसके लिए तो हमें परिणाम तक इंतजार करना होगा।
पर हाँ नवाचार हुआ है, इस बात पे भारतीय जनता पार्टी फख्र कर सकती है। तो नवाचार हुआ है, नवाचार का जो प्रभाव है वो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन दोनों ही राज्यों की जो स्थितियां परिस्थितियां है वो बहुत ही भिन्न है। एक तरफ 18 सालों से एक सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक एंटी इंकम्बेंसी जिसको हम कहते हैं उसका एक भाव आता है। दूसरी तरफ 15 साल के बाद सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल है, और यहाँ पर जो बीजेपी के कभी मुद्दे हुआ करते थे उन मुद्दों पर कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दी है। ऐसे में दोनों जगहों की जो परिस्थितियां बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होती दिखाई देती है, और दोनों ही दलों की जो पहले के जो मुद्दे थे वो एक दूसरे ने हायर कर लिए। तो इसका कितना गहरा असर पड़ेगा? देखिए, मुद्दों के संदर्भ में हम जो बात कर रहे हैं तो कुल मिलाकर दोनों ही दल एक दूसरे के संदर्भ में बताते हैं कि इन्होंने जनता के भरोसे को ठगा है। जो बातें यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह बोलते हैं, जो बातें यहाँ पे ब्रिजमोहन अग्रवाल बोलते हैं, जो बातें यहाँ पे अरुण साहब बोलते हैं, कमोवेश वैसी बात आप अगर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो कमलनाथ बोलते हुए दिखाई देंगे, वैसी बात आपको बोलते हुए दिग्विजय सिंह दिखाई देंगे, वैसी बात बोलते हुए आपको अरुण यादव, अजय सिंह दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर जो विपक्ष में है वो सत्ता पक्ष को नकारा, निकम्मा, भ्रष्टाचारी, अक्षम बताने की कोशिश करता है। तो इसके बहुत मायने नहीं है। मायने हैं तो उनकी तैयारियों को लेकर है। जैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस ने अभी तक बढ़त क्या बना रखी थी? कांग्रेस ने बढ़त ये बना रखी है कि उसने अपनी पूरी पार्टी को यूनाइटेड करके प्रस्तुत किया हुआ है। आज से 3 महीने पहले पे अगर हम दृष्टि डालें तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस बिखर रही है। टीएस सिंहदेव के अलग सुर थे, चरणदास महंत की अपनी नाराजगी थी, भूपेश बघेल का अपना तेवर था, लेकिन आप देखें मोहन मरकाम के अपने सुर थे। पर इन 3 महीनों में एक मुट्ठी बंधी हुई दिखाई देती है, सामूहिकता दिखाई देती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर अगर देखें तो ये कितने अचरज की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 90 में से 21 सीटों के लिए उम्मीदवार तो घोषित कर दिए, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव अभियान समिति या चुनाव प्रबंध समिति की घोषणा नहीं कर पाई है। कितनी अजीब सी बात है। हम जैसे अंतर की बात कर रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंध समिति की घोषणा हुए 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को वहां पे चुनाव प्रबंध समिति का प्रमुख बना दिया गया, और पिछले 1 महीने के अंतर्गत ही वहां पर मैदानी स्तर पर पूरी फिजा बदली हुई सी दिखाई देने लगी। 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 200 से ज्यादा क्षेत्रों पे इन 1 महीने के दौरान ही विधानसभाओं के सम्मेलन कार्यकर्ता के स्तर पर भाजपा ने कर दिखाए, और हर सम्मेलन में 3000, 5000 और 7-7 हजार लोग हैं। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे संगठन को एक बार फिर एकजुट करते हुए मैदान में सक्रिय कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है, वही अमित शाह है, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में फैसले नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं सत्ता में होने या सत्ता में न होने की हमें परिणाम दिखाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां कांग्रेस जितनी यूनाइटेड है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस उतनी यूनाइटेड नहीं है। जबकि बड़े नेता के तौर पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं, पर कभी अजय सिंह की नाराजगी दिखाई देती है, कभी अरुण यादव की नाराजगी दिखाई देती है। और अभी हाल ही में देखिए, अभी जो उनके प्रभारी महासचिव थे जेपी अग्रवाल जी, उन्हें रातों रात बदला गया है, उनके स्थान पर रणदीप सुरजेवाला को लाया गया है। तो ये परिवर्तन बताता है ना कि संगठन के स्तर पर कांग्रेस में मामला ठीक ठाक नहीं है। तो जो सत्ता में नहीं है उसे अपने आप को ठीक रखने में बड़ी मशक्कत लग रही है। जो सत्ता में है तो वो कहीं ना कहीं सत्ता के प्रभाव के साथ सबको यूनाइटेड करने में सफल हो रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो नाराजगी की बात आती है, मैं उस पर आना चाह रहा हूं अभी, कि जो नाराज नेता है उनका भविष्य क्या है? क्योंकि मैं जब नाम पढ़ रहा था तो ऐसे बहुत से नाम मुझे मिले हैं। मध्य प्रदेश में तो लगभग 50 से 60 बीजेपी के ऐसे नेता बताए जाते हैं जो कि नाराज है, और वो पार्टी उनको मनाने में अब तक नाकाम रही है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत सारे नेता निकलेंगे, तो ये जो नाराज गुट बनेगा इसका क्या होगा? देखिए, नाराजगी तो कम से कम ये जताने के लिए होती है कि हमारी अहमियत को समझो। ये तो दोनों पार्टियों में ही चलता रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। रूठने मनाने इसका भी तो एक मजा है। तो कुल मिलाकर जैसे शादी के समय पे जीजा जी या फूफा जी नाराज हो जाते हैं और उन्हें मनवाया जाता है, तो कुल मिलाकर चुनाव में इन नेताओं के द्वारा भी इसी प्रकार का किया जाता है। जब भी किसी प्रत्याशी का टिकट घोषित होगा, जो बाकी 3 या 4 दावेदार हैं वो रूठ कर घर के अंदर दिखाई देंगे, 2 दिन तक मनुहार कराएंगे, तीसरे दिन तक वो उस प्रत्याशी के प्रचार के लिए मैदान में आएंगे। 230 सीटें अगर मध्य प्रदेश की है तो हो सकता है 5 सीट, 60 सीट या 10 सीट पर कोई बागी के तौर पर भी मैदान में उतर जाए, इक्का दुक्का उनमें से सफल भी हो जाए। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में। तो इसलिए वो बात बहुत मायने नहीं रखती। एक व्यक्ति जो 5 साल तक क्षेत्र में मेहनत करता है इस उम्मीद के साथ कि मुझे टिकट मिले, और उसके स्थान पर किसी अन्य को टिकट मिलता है, तो एक तात्कालिक प्रतिक्रिया रहती है,
उस प्रतिक्रिया से ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। या जो 5 बार 6 बार से विधायक है, अब उसका टिकट काट दिया जाए और उसके बाद में ये उम्मीद की जाए कि वो सहर्ष अपने घर पे जो है जश्न का माहौल बनाए, तो कैसे संभव है? तो उसे 2-4 दिन इस सदमे से उभरने में लगते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। तो उसको इसी दृष्टि से देखा जा सकता है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बार चुनाव कुछ बदला सा है। ये एक असाधारण घटना है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही नहीं, बल्कि बहुत पहले देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का जो दावा करता है, वो इतनी वृहद सूची जारी कर दे। और ये सूची यकायक जारी हुई है। 15 अगस्त को जब तमाम नेता झंडा वंदन और तमाम कार्यक्रमों में व्यस्त थे, तब अचानक उन सबको सूचना पहुंची है कि आप कल सुबह दिल्ली पहुंचिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। अब नारायण चंदेल क्षेत्र में थे, रात के 3 बजे रायपुर पहुंचे और उसके बाद में सुबह की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुंचे। ऐसे तमाम नेताओं की स्थिति बता रहे हैं। इनको नहीं पता था क्या होने वाला है। जब वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे तो पता चला कि वहां पर एक होमवर्क करके रखा हुआ है। उस होमवर्क के अनुसार प्रत्याशियों के नाम लाए गए, प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई और पार्टी ने उस बैठक में, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मौजूद थे, उसमें फाइनल कर दिए गए और अगले ही दिन वो जारी भी हो गए। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कई स्तर पर काम कर रहा है। वो केवल स्थानीय नेतृत्व के भरोसे नहीं है। स्थानीय नेतृत्व की अहमियत है, पर स्थानीय नेतृत्व जैसा चाहेगा वैसा होगा, ये संभव नहीं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें ध्यान रखने की है, भाजपा ने मध्य प्रदेश में ये जाहिर किया कि हम जमीनी फीडबैक लेकर ही प्रत्याशियों के नाम घोषित करेंगे। 230 सीटों के लिए उन्होंने गुजरात और अन्य राज्यों से विधायकों को बुलवाया हुआ है। उनका प्रशिक्षण भी दिया गया है कल और आज में। बिल्कुल। और वो अब सब क्षेत्र में जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस फीडबैक के आधार पर ही टिकट घोषित कर रही थी, तो बगैर फीडबैक के इन 39 सीटों पर प्रत्याशी क्यों घोषित कर दिए गए? इस फीडबैक की अगर वाकई इतनी अहमियत है तो पार्टी 10 दिन और रुक जाती, इस फीडबैक की बात करती। तो ये थोड़े से विरोधाभास भी हैं। तो क्या जो दिखाया जा रहा है केवल उतना हो रहा है, या इससे इतर बहुत कुछ भाजपा ऐसा कर रही है जो सामान्य तौर पर जानकारी में नहीं है? ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। क्योंकि आप घोषित कर रहे हैं कि ये विधायक आकर जमीनी सच्चाई जानेंगे, उनका जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर प्रत्याशी चयन किया जाएगा। पर भाई आपने तो प्रत्याशी चयन छत्तीसगढ़ में 21 का और मध्य प्रदेश में 39 का कर दिया है। बिल्कुल। तो केवल इस फीडबैक के भरोसे पे भाजपा नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ ऐसा जमीन पर चल रहा है जो फीडबैक निर्णय का आधार बन रहा है। तो कुल मिलाकर मानना चाहिए कि भाजपा 2018 के चुनाव परिणामों से सबक लेकर कुछ नया करने की कोशिश में है, और उस नए में से एक काम इसने प्रत्याशियों का समय से पहले ऐलान करके किया है। ऐसे कुछ और दिलचस्प वाकये शायद हमें देखने को मिलेंगे, और कांग्रेस पार्टी जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल है उसे इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपनी रणनीति को आगे विस्तार देना होगा। बिल्कुल, आपके इन्हीं शब्दों पर हम आगे, चूंकि हमारा समय हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है, लेकिन जितनी बातें आपने बताई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। जो बारीकियां होती है संगठन के अंदर की, जमीनी स्तर पर जो प्रोसेस चलता है और किस तरह से नेताओं के अंदर खाने क्या कुछ होता है, वो बहुत ही बारीकी से हमें प्रधान संपादक जी ने समझाया है, बताया है। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक देख सुन रहे हैं वो भी इस पूरे समीकरण को समझ रहे होंगे और आने वाले भविष्य के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर वो भी तैयार कर रहे होंगे। अगली बार फिर से हम हाजिर होंगे, क्योंकि सर आप हमने बहुत सारी बारीकी आपने बताई है, बहुत समय आपने हमें दिया, और साथ ही जिस तरह से आपने बताया हमको लग रहा था कि हम थोड़ा और सुने आपसे, कि और समझे चीजों को कि और क्या हो सकता है बेहतर। क्योंकि एक तरफ बातें होती है इस तरह की भी कि भाई आपको जो कमजोर सीट है उस पर आप पहले उतर रहे हैं, और फिर अभी एकाएक नाम सामने आ जाते हैं, आगे और भी कई तरह की रणनीति सामने आएगी और कई तरह की दोनों ही दलों की अपनी तैयारियां हैं। लेकिन आगे हम चूंकि अगले हफ्ते में फिर से एक बार बात से बात करने वाले, लेकिन इस बार आप हमारे साथ जुड़े, फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शक जो हमें देख सुन रहे हैं वो राजनीतिक तौर पर जो चीजें समझना चाह रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर समझे होंगे। तमाम तरह की जो बारीकियां, किसका नाम कटा है, किसका नाम जुड़ा है, किसका भविष्य में नाम आ सकता है, किस क्षेत्र की क्या अहमियत है, और सरकार का अब तक का जो कार्यकाल था वो किस तरह का था, विपक्ष की क्या भूमिका थी, तमाम बिंदुओं पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहन विश्लेषण करके हमें सर ने बताया है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें हैं ये आपके भविष्य में, आपके भविष्य को चुनने के लिए जो नेता चुनने वाले हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इसी के साथ बात सपाट में इस बार के लिए इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।